Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 14. इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के 260 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं. So let's start with the first question. The Gujarati translation of unto this last is called. ये unto this last जो है ना, इसका गुजराती ट्रांसलेशन गुजराती ट्रांसलेशन जो है इसका नाम क्या है? तो ये इसको नवजीवन के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who wrote the essay Civil Disobedience? सिविल डिसोबीडियंस essay किसने लिखा था? तो ये लिखा था गांधी जी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. All India Harijan Sangh was established by Mahatma Gandhi in which year? तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. हरिजन संघ से क्वेश्चंस काफी बार आ चुके हैं और इनफैक्ट महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हर किसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो आपको ये बताना है कि हरिजन संघ जो कि महात्मा गांधी के द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी, ये किस ईयर में की गई थी? तो ये आपको 1932 में किया गया था और एग्जैक्ट डेट और जो वेन्यू है कहाँ किया गया था वो भी देख लेते हैं. बेसिकली ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी भी रन कर रही है और उसके प्रेजेंट चेयरमैन जो है ना, उनका नाम है शंकर कुमार सन्याल. ठीक है, ये 30 अक्टूबर 1932 को बॉम्बे में फाउंड किया गया था. किनके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा. और उस वक्त फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हरिजन सेवक संघ जो थे ना, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे. ओके, सो क्वेश्चन फिर से एक बार और रिपीट कर लेते हैं. हरिजन, यहाँ पे आपको 3-4 क्वेश्चंस कवर हो जा रहे हैं. तो हरिजन संघ सबसे पहले तो किसने स्टैब्लिश किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने. कौन से ईयर में किया था? तो ये किया था 1932 में. ओके, कब एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा जाए तो 30 अक्टूबर 1932. ओके, कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था बॉम्बे में. इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर थे. ओके, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो शंकर कुमार सान्याल है और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ये भी आप यहाँ पे याद रखेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. तो इन विच ईयर लैंडलॉर्ड सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? लैंडलॉर्ड सोसाइटी को इंडिया में किस ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये हैं 1806, 1828, 1838 और 1850. तो ये लैंडलॉर्ड सोसाइटी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस ईयर में किया गया था और किनके द्वारा किया गया था. तो ये 1838 में इसकी स्टैब्लिशमेंट करी गई थी और किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा. और कहाँ पे फाउंड किया गया था? सी, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स मिल गए कि लैंडलॉर्ड सोसाइटी जो है ना, ये 1838 में फाउंड किया गया था, कैलकाटा में फाउंड किया गया था और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा फाउंड किया गया था. तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे. सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 3 people in Indian National Congress whose influence and persuasion led to short agreement between INC and British. Okay, which led to talk between Gandhi and लॉर्ड इरविन, commonly known as गांधी-इरविन पैक्ट. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये सारे लंबे चौड़े लाइन को आप देख छोड़िए और क्वेश्चन आप देखिए कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है. यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स, 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो पैक्ट साइन हुआ था ना, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड 3 लोग यहाँ पे हैं और इनमें से कौन सा एक नहीं है जो उसका मेंबर नहीं था, वहां पे उस वक्त प्रेजेंट नहीं था, ये आपको बताना है. तो ये गांधी एंड लॉर्ड इरविन पैक्ट जो है, गांधी इरविन पैक्ट जो है, इससे रिलेटेड कौन कौन से नाम है यहाँ पे वो आपको देख लेते हैं. कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है. जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये राउंड कर दीजिए, गोल घेरा लगा दीजिए कि आपसे पूछा क्या जा रहा है. अगर ये
है या नहीं है पूछा जा रहा है, ट्रू फॉल्स, तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपको आंसर टिक करने के टाइम में कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे तेज बहादुर सप्रू, M.R. जयकर और V.S. श्रीवास्तव शास्त्री, श्रीनिवासा शास्त्री, तो ये तीनों के तीनों जो थे ना वो तीनों प्रेजेंट थे। और एक आपका पुरुषोत्तम दास टंडन ये नहीं थे वहां पे, तो ये आप यहाँ पे तीनों के तीनों नाम ऐड कर लेंगे, याद कर लेंगे। तो इसके अलावा देख लेते हैं यहाँ पे आपके क्या एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये कभी साइन हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को साइन किया गया था एंड नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। और ये सारे के सारे वही हैं जो ऊपर में नाम दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन से रिलेटेड ना आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि साइमन कमीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में काफी बार मैं बता चुकी हूँ कि सारे के सारे स्टेटमेंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि हम उनको वन बाय वन पढ़ लें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, डिड नॉट हैव एनी नॉन व्हाइट मेंबर। ओके, साइमन कमीशन हैव नॉट एनी नॉन व्हाइट मेंबर, तो ये आपका सही है, कोई भी इंडियन नहीं थे जिसके लिए इसका बहिष्कार हुआ था। दूसरा देख लेते हैं, रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ डायरची, ये भी आपका सही है, एबोलिशन ऑफ डायरची, डायरची को हटा दिया गया था। रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस्ड ऑफ कंप्लीट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। प्रपोज ड्रास्टिक चेंजेस इन सेंट्रल स्ट्रक्चर, सेंट्रल स्ट्रक्चर में ना ऐसा कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं लाया गया था, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लाया गया था, तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तो ऑप्शंस पे एलिमिनेट कर लेते हैं, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है, तो 1 होगा नहीं, 2 और 3 होता वो भी अलग अलग तो नहीं होता, 1 and 2 होगा नहीं, तो वी हैव राइट आंसर हियर इज 1 2 3। ओके, सो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। In the Government of India Act 1919, it was laid down that after period of about 10 years, ठीक है, ये आप period याद रखेंगे, 10 years, a commission would arrive in India to find out how further reform introduced by Act 1919 was successful and what new reforms it needed. Okay, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था ना, तो उस वक्त साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि 10 साल के बाद, इस एक्ट के आने के 10 साल के आसपास साइमन कमीशन इंडिया आएगी, एक कमीशन भारत आएगी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, उसमें जो भी रिफॉर्म्स लाए गए थे वो सही से चल रहे हैं या नहीं, उनको लागू किया गया है या नहीं, वो सारी चीजों को देखने के लिए, वो सारी चीजों को चेक करने के लिए साइमन कमीशन भारत आई थी, जिसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, जो कि मेन रीजन था इसके बहिष्कार करने का। So we have next question here is, the first Burmese war was fought during the reign of which of the following Governor General? जो फर्स्ट बर्मीज वॉर है, बर्मा का जो वॉर हुआ था फर्स्ट, उस वक्त इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे लॉर्ड आर्महेस्ट। तो ये सारे के सारे गवर्नर जनरल और वायसराय, ये सब आप प्लीज, मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे वी हैव राइट आंसर इज लॉर्ड आर्महेस्ट। द फर्स्ट बर्मीज वॉर was fought during reign of लॉर्ड आर्महेस्ट, और इनका ड्यूरेशन क्या था? तो ये था 1823 से लेके 1828 तक। सी, जितने भी वायसराय हैं और जो भी चीजें हैं ना, उनका हम टेन्योर किस एग्जैक्टली किस डेट को हुआ था, किस डेट को खत्म किया गया था, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से पर्सन रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम हर एक क्वेश्चन के साथ ही कवर करवाते चले जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे पॉइंट्स हम आपको वहीं कवर करवा देते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको सारे के सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं और बार बार मल्टीपल टाइम उसको रिवीजन करना है।
आप कहीं से भी वीडियो देखते हैं, वीडियो देखना वहीं पे आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। उस वीडियो में उस दिन जो आपने देखा है वो चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर रोज का आपने 100 क्वेश्चन देख लिया और अगर पूछा जाए याद किया है तो फिर उसमें से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उससे बेटर है कि आप रोज का 20-25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ही आप देखिए, लेकिन वो चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और वन टाइम रिवीजन अगर आप वीडियो देखने के बाद शॉर्ट नोट बनाने के बाद आपने कर लिया है तो 3-4 बार ये चीजें पढ़ने के बाद आपको अच्छी तरीके से याद हो जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भील अपराइजिंग हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ये जो भील अपराइजिंग है ये किस रीजन में हुआ था? तो ये हुआ था खानदेश में। ओके, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि खानदेश है कहाँ, किस ईयर में हुआ था भील अपराइजिंग, और इसके मेन जो लीडर थे वो कौन थे? तो इसके मेन लीडर थे गोविंद गुरु। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका महाराष्ट्र में। ओके, और दूसरा किस ईयर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1930 में। तो भील अपराइजिंग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। गोविंद गुरु इसके मेन लीडर थे। इन 1913 भील अपराइजिंग हुआ था, और फिर कहाँ हुआ था? इन महाराष्ट्र। तो ये आपका हो गया यहाँ पे भील अपराइजिंग से रिलेटेड पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following is not correct statement regarding caste system prevalent in 18th century in India? तो 18th century में कास्ट सिस्टम से रिलेटेड ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये आप नोट को घेरा लगा लीजिए ताकि सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपको आंसर टिक करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो ऑप्शंस वी हैव, caste system was found only in Hindus. There was no caste system in Muslim. ऐसा तो है नहीं। अगर क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब में ऊंची जाति और छोटी जाति वाला इशू तो रहता ही है। ठीक है, तो ये हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, और हर एक जगह पे ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन देख लीजिए, इंडोगामी एंड hierarchical degradation was distinct feature of caste system. Okay, तीसरा देख लेते हैं, कास्ट काउंसिल एंड पंचायत इन्फोर्स्ड कास्ट नॉर्म्स, और फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, और ये सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप देखिए, कास्ट काउंसिल्स एंड पंचायत इन्फोर्स्ड कास्ट नॉर्म्स, ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, और आपका यहाँ पे गलत ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है कि गलत ऑप्शन कौन सा है, तो ये पढ़ते ही साथ आप टिक लगा लेते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता 1 एंड 2, 2 एंड 3, तो फिर आपको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत थी। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन होता है तो आप जो आपका जो कोड दिया हुआ है ना, जो आपसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप वहां से भी एलिमिनेट करके बना सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो वहां पे कास्ट सिस्टम चलता ही है, कास्टिज्म है ही, तो ये ऑप्शन तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ए। So we have next question. In which year Jan Gan Man was sung for first time? Okay, सबसे पहले जन गण मन किस ईयर में गाया गया था? तो हम साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि किस ईयर में गाया गया था, कहाँ गाया गया था, और किन के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम देख लेंगे। तो ऑप्शंस भी है 1910, 1911, 1912 और 13। तो ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि आपको 1911 दे दिया जाएगा और 1811 दे दिया जाएगा, नहीं। जो एग्जामिनर्स बैठे हैं ना वो हमसे ज्यादा स्मार्ट है, हमें ऑप्शंस ही ऐसा देते हैं ना कि हम वहां पे अगर थोड़ा सा भी याद नहीं है तो हम ऑप्शंस को टिक करने में गलत करके आ जाए। तो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने बार बार पढ़े होते हैं, बट फिर भी हम गलत करके आते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट याद नहीं होता है, हमने एग्जाम के टाइम में रिवाइज नहीं किया होता है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए जो कि कुछ पेजेस हो,
आप एग्जाम से पहले उसको आप एक बार पलट के एग्जामिनेशन हॉल में जा सके एग्जाम देने के लिए. ओके, so here we have right answer is 1911. अब what the explanation we have here is जनगण मन was written by रविंद्रनाथ टैगोर. तो यहाँ पे आप देख लीजिए जनगण मन लिखा किनके द्वारा गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था. सबसे पहले इसको गाया कभी गया था, तो कैलकाटा सेशन जो था ना कांग्रेस का 1911 में. ठीक है, तो इसमें इसको गाया गया था कैलकाटा सेशन के किस ईयर में, 1911 में, दिसंबर 1911 में. तो एग्जैक्ट डेट यहाँ दिया हुआ है 27 दिसंबर 1911 को कैलकाटा सेशन में इसको फर्स्ट टाइम गाया गया था. ठीक है, और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एज अ नेशनल एंथम कभी एडॉप्ट किया गया था, ये 24 जनवरी 1950 को किया गया था. ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप नोट करेंगे. So we have next question. Which of the following statement is incorrect about the Act of 1919? यहाँ पे फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको ये बताना है कि ये एक्ट ऑफ जो 1919 एक्ट था इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपका इनकरेक्ट है. फिर आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए इनकरेक्ट को. तो इनकरेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है. सारे के सारे ऑप्शंस पहले पढ़ लेते हैं. British India merged an integral part of British Empire. Responsible government would be realized only by progressive states. ठीक है, provincial subjects were classified into reserve subject and transferred subject. ठीक है, तो ये दो था, reserve subject और transferred subject. अब ये जो transferred subject है ना, इस पे गवर्नर जो थे उस वक्त के, ये भी इनके अंदर में भी आता था, और ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को और रिजर्व सब्जेक्ट को, ये दोनों को ही गवर्नर देख सकते थे, इनकी अथॉरिटी में था. अब फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं. द सैलरी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज ड्रॉन आउट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये एक्ट ऑफ 1919 में ये नहीं था, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा. ठीक है, so we have next question. Which of the following is not correctly matched? इसमें से 4 ऑप्शंस आपके पास है. अब देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आपको एक ही क्वेश्चन में काफी सारी चीजों को देखने के लिए मिल जाता है. अब इस सिर्फ एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हैं, वो देखिए. अगर आपसे सेपरेटली क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में कौन से जो रिवॉल्यूशनरी थे वो रिलेटेड थे, या फिर काकोरी कॉन्स्पिरेसी में कौन रिलेटेड थे, तो ऐसा करके आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, फिर इससे रिलेटेड डेट भी पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है भगत सिंह, जो कि मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड थे. ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जो कि काकोरी केस से रिलेटेड थे, और चंद्रशेखर आजाद जो कि न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थी. सूर्य सेन जो चित्तागोंग आर्मरी रेड जो था उससे रिलेटेड थे. तो ये तो सही है, आपका क्वेश्चन काफी बार रिपीट किया जा चुका है. रामप्रसाद बिस्मिल का कोई भी सही है, भगत सिंह मेरठ केस भी सही है, और चंद्रशेखर आजाद ने नहीं किया था, ये न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, ये थे आपके बोस, रास बिहारी बोस थे. ओके, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से रिलेटेड कौन थे, रास बिहारी बोस, और किस ईयर में, 1912 में. ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि उस वक्त इंडिया के वायसराय कौन थे, तो इंडिया के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग. अब इसको आप प्लीज हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कभी भी आपसे किसी भी चीज से रिलेटेड पूछ गया था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, उस वक्त इंडिया के वायसराय कौन थे. तो ये आपको चीजें रिपीट करके रिलेट करके याद होनी चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या क्या देख लेते हैं. चंद्रशेखर आजाद ने नहीं, बल्कि न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी को से रिलेटेड रास बिहारी बोस थे, जो कि 1912 में हुआ था, और उस वक्त हमारे जो वायसराय थे इंडिया के वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग. ठीक है,
तो ये आपको नोट कर लेना है। और ये किसके अगेंस्ट में, अच्छा ये न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो हुआ था ये हुआ क्यों था, क्योंकि ये जो हमारा कैपिटल था ना ये कैलकाटा से न्यू दिल्ली ट्रांसफर किया जा रहा था, इसके अगेंस्ट में ये हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who among the following Indians cracks the British Indian Civil Services exam? British Indian Civil Services exam noted फर्स्ट टाइम किसने क्रैक किया था, किसने पास किया था? तो ये थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो 1864 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक किसने किया था? तो ये किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये ऑलरेडी बीपीएससी में 3 या 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। So we have next question. Which of the following British official associated with local self government? Local self government से related यहाँ पे आपको 4 options दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये लॉर्ड मायो, डफरिन और लॉर्ड ब्रुक और लॉर्ड रिपन इसमें से कौन से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड है? तो ये कौन है? लॉर्ड रिपन। इन ईयर 1882 अंडर दिस, मतलब लॉर्ड रिपन के टाइम में ही इन ईयर 1882 में म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस वेयर डेवलप। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, आप इसको नोट कर लेंगे कि म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस किसके टाइम में डेवलप किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। किस ईयर में किया गया था? तो ये किया गया था 1882 में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी इनके टाइम में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड ही है म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशंस, ये सब सारी चीजें, तो इसको आप रिलेट करके यहाँ पे याद कर सकते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following governor general repealed the vernacular press act of Lytton? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, तो इसको रिपील किसने किया था? इसको रिपील किया था लॉर्ड रिपन ने। अब नाम में आप कंफ्यूज मत होइए, अगर कंफ्यूज होंगे तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि लाया लिटन ने और रिपील किया रिपन ने। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? लाया तो लिटन और रिपील किया तो रिपन ने। इन ईयर 1881 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 में रिपील किया गया, किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, RIPN रिपन, रिपील किया गया इसके द्वारा। ठीक है, अब ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था ना ये 1888 था, 1888 में लाया गया था और 1881 में इसको रिपन के द्वारा रिपील कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो लॉर्ड लिटन थे जिन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो लाया था, उनका ड्यूरेशन क्या था? उनका टेन्योर था 1876 से 1880 तक में उनका क्या था? ड्यूरेशन था। ओके, और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जगह पे कभी अगर आपको गैगिंग एक्ट दे दिया जाए ना तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के साथ साथ एक और एक्ट पास हुआ था, वो कौन सा एक्ट था? आर्म्स से रिलेटेड एक्ट था और वो 1878 में ही पास हुआ था। उस एक्ट में क्या था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 आया था और फिर आर्म्स एक्ट आया था 1878। उस एक्ट में क्या था कि जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स है ना वो सारे के सारे लोग फ्री थे अपने पास आर्म्स कैरी करने के लिए, बट कोई भी इंडियन को अथॉरिटी नहीं दिया गया था कि वो अपने पास आर्म्स को रख सके। ओके, तो ये दोनों ही चीजें 1878 में एक साथ लाई गई थी, वो आप याद कर लेंगे। Who among the British Governor General shown great interest in the preservation of ancient monuments? So यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर मैं आपको हिंदी में डिस्क्राइब करूं तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो है इस टाइम में इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसने दिखाया था? तो ये थे हमारे गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो इन्होंने सबसे ज्यादा मॉन्यूमेंट्स में
उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया था। अब चीजें याद नहीं रहती, हमें प्रॉब्लम ये हो जाता है। अगर हमसे पूछ दिया जाए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, तो कर्जन, रिपन, लिटन, ये सब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम कैसे थोड़ा ना, जब आप पढ़ते हैं तो उसी वक्त एक शॉर्टकट वहां पे ऐड कर लीजिए, एक शॉर्ट ट्रिक ऐड कर लीजिए कि मुझे इसको याद कैसे करना है। अगर आप जो आपने ऐड किया है ना, आप सेम टू सेम उसी तरीके से बोल के या लिख के 2-3 बार पढ़ लेते हैं, तो आपको चीजें वहां पे क्लिक कर जाती हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। अब जो पुराने मॉन्यूमेंट्स है ना, ठीक है, अब उनकी देख रेख के लिए, उनको मेंटेन रखने के लिए लोन लेना पड़ता है, क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो लोन लेना बहुत पड़ता है। अब लोन लेना पड़ता है तो लोन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप, कर्ज बोल सकते हैं। तो लॉर्ड कर्जन किससे रिलेटेड हो गए, एंशिएंट मॉन्यूमेंट से रिलेटेड हो गया। आप यहाँ पे आप इसमें इसमें आपको करना कुछ नहीं है ना, आपने याद कर लिया। अब यहाँ पे अगर हम रटाफिकेशन करना शुरू कर दिए कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, हम कहीं ना कहीं जाके इस चीज को भूल जाते हैं। अब क्या लगता है, आप ये भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स को मेंटेन करने में पैसे बहुत चाहिए। हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए, हमें कर्ज चाहिए, तो कर्ज से हो गया कर्जन, जो कि लॉर्ड कर्जन रिलेटेड है एंशिएंट मॉन्यूमेंट से, हो गया। सो यहाँ पे इन्होंने एक एक्ट लाया था, द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, और एग्जिट किस डेट को लाया था, 18 मार्च 1904। अब यहाँ पे ये आप कैसे याद रखेंगे, 18 मार्च 1904। अब लोन लेने के लिए भाई कुछ तो क्राइटेरिया होगा, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, और एग्जिट आप एक एज तो होना चाहिए। आप 12-13 साल के बच्चों को तो लोन नहीं मिल जाएगा। 18 ईयर्स में आप वोट दे सकते हैं, आप इस एज को मान लीजिए कि 18 ईयर्स में हम लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से 18 मार्च आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट relates the दादा भाई नौरोजी's definition of drain of wealth। अब ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की डेफिनेशन दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ अब पूछ दिया जाता है आपसे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है ना, ये किसने दिया था, ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अब यहाँ पे आपसे एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आपको साथ में 4 स्टेटमेंट्स भी इन्होंने चिपका दिया है, और आपसे पूछ रहे हैं कि इन चारों स्टेटमेंट में से, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है ड्रेन ऑफ वेल्थ से, ठीक है। सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट है स्टेटमेंट, दोज रिसोर्सेज ऑफ कंट्री वेयर बीइंग यूटिलाइज्ड इन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, दैट अ पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ और टोटल एनुअल प्रोडक्ट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, फॉर विच इंडिया गॉट नो मटेरियल रिटर्न, ठीक है। उसके अगेंस्ट में उसको, इंडिया को कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। That the British industrialists were being given an opportunity to invest in India under the protection of imperial power. Okay, British goods were being imported into the country, making it poorer day by day। मतलब जो ब्रिटिश इंपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया में, उसकी वजह से कंट्री जो है डे बाय डे पुअर होती चली जा रही है, डिटोरिएट होती चली जा रही है, इसकी जो पोजीशन है। तो ये सारे के सारे जब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे ना, तो आपके पास सबसे ज्यादा सटीक ऑप्शन अगर कुछ बैठता है तो इसमें ये है कि जो टोटल एनुअल वैल्यू था ना, वो सारी की सारी एक्सपोर्ट तो की जा रही थी ब्रिटेन में, लेकिन वहां से फिर रिटर्न में इंडिया को कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो ये हो गया ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब आपके पैसे धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। तो ये थोड़ी रिलेटेड किससे है, तो ये थोड़ी रिलेटेड है दादा भाई नौरोजी से, वहां से। ओके, काफी नीचे चले गए हम। ओके, we have next question, which of the following reason that compelled the Congress leader not to attend the round table conference। अब आपसे पूछा जा रहा है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपके पास दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रीजन है कांग्रेस का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करने का। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए कितने थे, 3 हुए थे, और ये 3 कब कब हुए थे, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे,
किन किन ने पार्टिसिपेट किया था और किसने किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसका आउटकम क्या निकला था, ये सारे क्वेश्चंस के लिए आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 240 टू 60 क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और ये सारे क्वेश्चंस बखूबी वहां पे कवर किए गए हैं। सो वी हैव options are the British government was not in favor of MK Gandhi's participation in it. नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो इनफैक्ट चाहती थी कि गांधी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि गांधी का जिसमें फेवर मिल गया ना तो बात वैसे ही बन गई। लेकिन गांधी जी ने फर्स्ट एंड थर्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इन्होंने पार्टिसिपेट किसमें किया था, सेकंड में किया था। और यहाँ से भी वो उठ के चले आए थे जिन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी यरवादा जेल में, और फिर उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था इनके और अम्बेडकर के बीच में। यरवादा जेल जो कि पुणे में है, वो वहां पे पूना पैक्ट साइन किया गया था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये स्टेटमेंट हो गया आपका यहाँ पे गलत। The British government wanted to give representation to communal organization. ठीक है, ये कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंटेशन देना चाहती थी। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू द इफेक्ट दैट द डिस्कशन वुड प्रोसीडेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांटिंग पूर्ण स्वराज। अब ये जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना पार्टिसिपेट नहीं करने का रीजन क्या था, आप देख लीजिए। ये तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और कम्युनल इलेक्टोरेट्स ये सब जो था ना, ये सेकंड राउंड टेबल की बात है, इसमें हुआ था। लेकिन सबसे रिलेट करके अगर आप देखेंगे ना, तो जो इन लोगों का डिमांड था, इन लोगों की बहुत होप था इनको कि इन तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, इससे कुछ चीजें निकल के आएंगी जो इंडियन इंडिपेंडेंस में इनको हेल्प मिलेगा। तो ये पूर्ण स्वराज का जो था ना, इससे रिलेटेड इनको कुछ भी हाथ नहीं लगा था, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया था, कांग्रेस लीडर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को निकाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, सारे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं ना? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसा लगता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर हमारी तरफ से कुछ भी कमी रह जाती हो, चाहे वो कंटेंट रेडी करने में हो, चाहे वो एक्सप्लेनेशन में हो, तो हम नेक्स्ट वीडियो से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। So we have next question. The following items consist of two statements, one labeled as assertion. Again, यहाँ पे assertion और reason का है। सारे सेट्स में हम ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं, अगर एक सेट में रखा जाए तो ये बहुत पक्का हो जाएगा, राइट? सो कोशिश करते हैं कि इजी और टफ क्वेश्चन और का मिक्सचर आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आप भी बोर ना हो और क्वेश्चंस हम जैसा कवर करना चाहते हैं वैसे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस ना डिफरेंट सोर्सेज से लिए गए हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से बनाए हैं, नहीं, थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया है, इसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह हमने ऐड किए हैं। तो आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपको एक असर्शन दिया गया है और एक रीजन दिया गया है। अब आपको बताना है कि क्या ये रीजन इस असर्शन को फुलफिल करता है। जैसा कि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, और पहले तो बीपीएससी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन अब 2-3 क्वेश्चन आपको चिपका दिया जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑन 25th April 1809 the Treaty of Amritsar was signed between रंजीत सिंह एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 25th अप्रैल, अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट में भी कितने सारे आंसर्स आपको मिल गए हैं, देख लीजिए। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके किसके बीच में साइन हुआ था, तो रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन हुआ था। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। कब साइन हुआ था, तो 25 अप्रैल 1809 को साइन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। अब इसका रीजन देख लेते हैं कि इसको फुलफिल करता है या नहीं करता है। रंजीत सिंह wanted to increase the wealth of his empire with the help of company। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका, ये रीजन जो है ये इसको फुलफिल नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ये A is true but R is false। Okay, so we have next question. Which of the following pair of Congress session is not correctly matched? आपको ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा मैच नहीं करता है। Just give me 1 minute.
बोलते बोलते गला सूख जाता है. So let's start the question. Which of the following pair of Congress session is not correctly matched? चार ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे फिर से देखिए, आपको एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, क्योंकि नागपुर सेशन कभी हुआ था, लाहौर सेशन कभी हुआ था, क्या हुआ था, ये सारे क्वेश्चन तो अलग अलग बना के आपसे पूछा ही जाता है. क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? हिस्ट्री है, वही है, हिस्ट्री चेंज होने को नहीं जाने जा रहा. अब जो भी क्वेश्चन है आपको उसको ही घुमा फिरा के पूछा जाता है. अब आप पे डिपेंड करता है कि आपका दिमाग एग्जामिनेशन हॉल में कितना काम करता है, कितना टिक कर पाते हैं, कितना आपने रिवीजन करा है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है. सो यार फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव, फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज नागपुर सेशन जो कि 1920 में हुआ था. अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है, करेक्टली मैच्ड कौन कौन सा नहीं है, कौन कौन सा है. तो नॉट करेक्टली मैच मतलब इसमें से चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है. तो आप ये देख लीजिए, नागपुर सेशन जो है ये 1920 में हुआ था. ठीक है, और इसमें चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, ये 1920 में कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस, ये आपका सही है. अच्छा, इसके साथ आप बताइए कि नागपुर सेशन जो है ये जो 1920 में हुआ था, इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था लाला लाजपत राय. और लाला लाजपत राय को ही साइमन कमीशन के टाइम में सर पे चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी. ओके, और ये कैलकाटा सेशन 1920 में हुआ था. ठीक है, जिसको लीड किया था लाला लाजपत राय ने. इसको आप याद रखेंगे. ठीक है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड करेंगे. अब सेकंड ऑप्शन आप देख लीजिए, मद्रास सेशन जो है वो 1927 में. अब इसमें क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस रिजोल्यूशन पास्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द इंस्टेंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू. अब मद्रास सेशन 1927 में, ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट है जो आपको दिया गया है. अब बताइए कि मद्रास सेशन जो 1927 है, ठीक है, इसको लीड किसने किया था और कहाँ हुआ था? ये मद्रास सेशन हुआ था मद्रास में हुआ था 1927 में, और इसको लीड किया गया था एम.ए. अंसारी के द्वारा. ठीक है, टू बाइकॉट साइमन कमीशन, इसका मेन था क्या? तो टू बाइकॉट साइमन कमीशन, ये आप नोट कर लेंगे. द कैलकाटा सेशन 1928, अब ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, कैलकाटा सेशन जो है 1928, रिटर्न टू गांधी टू अचीव पॉलिटिक्स आफ्टर 6 ईयर. ठीक है, अब गांधी, रिटर्न ऑफ गांधी सॉरी, तो गांधी जी 6 साल के बाद वापस से पॉलिटिक्स में वापस आए थे. कैलकाटा सेशन 1928. अब ये 1928 वाला सेशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 6 ईयर के गैप के बाद गांधी जी ने वापस से पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था. और इस 1928 के सेशन को लीड किसने किया था जो कि कैलकाटा में हुआ था? वो किया था मोतीलाल नेहरू ने. ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, लाहौर सेशन 1929, रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. अब ये 1929 का आप देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको लीड किसने किया था? इसको लीड किया था जवाहरलाल नेहरू ने. ठीक है, और ये 1929 सेशन में हुआ क्या था? ये रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, ये नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह इसमें नहीं हुआ था. इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ था, जस्ट अ मिनट, ओके, इस 1929 में हुआ क्या था कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया था. क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया था टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना था और पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया था. ये आप यहाँ पे याद रखेंगे. ठीक है, सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं आईएनसी से रिलेटेड, आपको बताना है कि कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड नहीं है. वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट इट्स ओके, नो वरी.
आप इसमें सारे के सारे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो, तो आप ये भी नोट कर सकते हैं. ओके, नो इशू. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो आईएनसी से रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, नॉट ट्रू, करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1885. ये आपका सही हो जाता है. एओ यून 1885 बॉम्बे, और डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसको लीड किया था. अब डब्ल्यू.सी. बनर्जी वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. ये सही है, 1885 के बॉम्बे सेशन को इन्होंने लीड किया था. इट वॉज फॉर्म्ड विद 72 डेलीगेट्स. इट वॉज फॉर्म्ड विद 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल द प्रेसिडेंसीज एंड प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया मेट एट बॉम्बे. ठीक है, ये पूना में होने वाला था लेकिन फिर हो गया था बॉम्बे में इसका ट्रांसफर. 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था. एओयू ने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1885 में, जो कि बॉम्बे में हुआ था. डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसको लीड किया था. तो ये यहाँ पे देख लीजिए. इट्स फाउंडर एलन ऑक्टावियन ह्यूम was retired British professor in India. अब बड़ा छोटा सा दे दिया है. अब वो हम बहुत खुश होंगे तो हम इसको टिक लगा देंगे. क्यों? तो ये एलन ऑक्टावियन ह्यूम ने तो किया ही था. अब हम ये सोचेंगे कि हाँ ये प्रोफेसर होंगे, इन्होंने कर दिया होगा, टिक लगा देंगे. ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा. फिर चलो, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए. ये तो किया है, एक एक चीजें बहुत बारीकी से पढ़नी होती है आपको स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने के लिए. तो ये जो ब्रिटिश प्रोफेसर नहीं थे, ये एओ ह्यूम जो थे, वो थे क्या? वो थे ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज, पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे. इसमें से कोई भी दिया होता तो सही हो जाता. ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स दिए ही रहे. ठीक है, और वो बोटानिस्ट थे जो कि ब्रिटिश इंडिया में इन्होंने काम किया था. ओके, और इनके द्वारा आईएनसी के साथ साथ अर्ली नेशनलिस्ट, नेशनल कांग्रेस, साउथ लंदन बॉटनिकल इंस्टीट्यूट, ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने फाउंड करा था. सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन. फाइनली ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं. और 20 क्वेश्चन ही नहीं यार, इसमें आप देखिए तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं. बहुत सारे पॉइंट्स कंप्लीट है इसमें. और इससे पहले की वीडियोस में भी सेम टू सेम ऐसे ही वीडियोस हमने बनाए हैं. सो प्लीज आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपको इस कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.